इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कल्पना से भी आगे निकल जाती हैं। एली कोहेन की कहानी भी ऐसी ही है। एक यहूदी परिवार में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में जन्मे, जिनके माता पिता सीरिया के अलेप्पो से आए थे। घर में अरबी और सीरियाई संस्कृति का माहौल था। एली बचपन से ही तेज दिमाग और शांत स्वभाव के थे। भाषाओं पर उनकी पकड़ गजब की थी। हिब्रू, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी, यही हुनर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। मिस्र में यहूदियों के हालात बिगड़ रहे थे। एली के दिल में अपने समुदाय के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा था। 1949 में इजराइल बनने के बाद उनका परिवार मिस्र छोड़ गया, लेकिन एली वहीं रुके ताकि बाकी यहूदियों की मदद कर सकें। वो जायोनिस्ट गतिविधियों में गुप्त रूप से शामिल रहे। मिस्र में उन्होंने कई छोटे मोटे खुफिया ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। स्वेज संकट के बाद हालात और बिगड़े। एली गिरफ्तार हुए, लेकिन सबूत न मिलने पर रिहा कर दिए गए और देश निकाला मिला। 1957 में एली कोहेन इजराइल पहुंचे। एक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। यही थी एली कोहेन की शुरुआत, एक साधारण लड़के से असाधारण जासूस बनने की ओर पहला कदम। इजराइल में एली ने सेना की खुफिया इकाई में अनुवादक की नौकरी की, लेकिन उन्हें डेस्क जॉब रास नहीं आई। वो मैदान में उतरना चाहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात नादिया मजालत से हुई। दोनों ने शादी की और 3 बच्चों के माता पिता बने। बाहर से एली एक आम इंसान लगते थे, लेकिन भीतर देशभक्ति की आग थी। उनकी पत्नी को उनके अतीत की भनक तक नहीं थी। एली का मन साधारण जीवन में नहीं लग रहा था। सीरिया की धमकियां और गोलान की पहाड़ियों पर हमले उन्हें बेचैन करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी भाषा और पृष्ठभूमि देश के लिए काम आ सकती है। वो एक मौके की तलाश में थे। मोसाद को ऐसे ही शख्स की तलाश थी। 2 बार एली ने मना किया, लेकिन हालात और देशभक्ति ने उन्हें हां कहने पर मजबूर कर दिया। एली कोहेन ने अपने परिवार से बढ़कर देश को चुना, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। 1960 में एली ने मोसाद का प्रस्ताव स्वीकार किया। मिशन था सीरिया की सत्ता के केंद्र तक पहुंचना। उन्होंने पत्नी को बताया कि उन्हें रक्षा मंत्रालय में खास काम मिला है। असलियत छुपा ली। मोसाद ने उन्हें 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग दी। हथियार, कोड, भेष बदलना, पूछताछ झेलना, सब कुछ। सबसे अहम था नई पहचान। कामेल अमीन थाबेत, एक अमीर सीरियाई व्यापारी जो अर्जेंटीना में पला बढ़ा। नकली पासपोर्ट, बैंक खाते, अर्जेंटीना का लहजा, हर चीज पर महीनों काम हुआ। एली ने अपनी असली पहचान दफन कर दी। अब वो पूरी तरह कामेल बन चुके थे। मनोवैज्ञानिकों की मदद से खुद को बदल डाला। अब एली कोहेन तैयार थे, एक ऐसे सफर के लिए जिसका अंत किसी को नहीं पता था। मिशन के पहले चरण में 1961 में एली कोहेन ब्यूनस आयर्स पहुंचे। मकसद था नई पहचान को असली बनाना। वहां उन्होंने अमीर व्यापारी की छवि बनाई, बड़ी पार्टियां दी, अरब समुदाय में घुल मिल गए। उनकी देशभक्ति की बातें और उदारता ने सबको प्रभावित किया। जल्द ही वो समुदाय के सम्मानित सदस्य बन गए। यहीं उनकी मुलाकात हुई अमीन अल हाफिज से, जो आगे चलकर सीरिया के राष्ट्रपति बने। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अल हाफिज और अन्य अधिकारियों से सिफारिशी खत मिल गए। सीरिया में एंट्री की चाबी। 1 साल बाद कामेल अमीन थाबेत दमिश्क के लिए रवाना हुए। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि सीरिया की सत्ता के गलियारों में दाखिल होने वाले जासूस थे। उनकी नई पहचान इतनी मजबूत थी कि किसी को शक नहीं हुआ, मिशन का असली खेल अब शुरू होने वाला था। 1962 में दमिश्क पहुंचते ही कामेल अमीन थाबेत का स्वागत नायक की तरह हुआ। पॉश इलाके में अपार्टमेंट लिया, जिसकी बालकनी से सेना मुख्यालय दिखता था। उन्होंने दमिश्क में भी पार्टियों का सिलसिला जारी रखा। सैन्य अधिकारी, राजनेता, अफसर सब उनके मेहमान बनते। इन पार्टियों में अधिकारी अक्सर नशे में खुफिया बातें उगल देते थे। कामेल चुपचाप सुनते, कभी सवाल नहीं करते। 1963 में बाथ पार्टी के तख्ता पलट के बाद उनके दोस्त अमीन अल हाफिज राष्ट्रपति बन गए। अब उनकी पहुंच राष्ट्रपति भवन तक थी। राष्ट्रपति ने उन्हें उप रक्षा मंत्री बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन कामेल ने मना कर दिया। सरकारी पद से शक बढ़ जाता। अब वो सीरिया के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों तक जा सकते थे। जनरल उन्हें हथियार, योजनाएं दिखाते, सोचते वो देशभक्त हैं। दमिश्क का ये भूत अब सीरिया की सत्ता के दिल में बैठकर उसे खोखला कर रहा था। कामेल अमीन थाबेत के रूप में एली कोहेन ने जो जानकारियां भेजीं, वो इजराइल के लिए अनमोल थीं। हर रात वो रेडियो ट्रांसमीटर से मोर्स कोड में संदेश भेजते। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी गोलान की पहाड़ियों की जानकारी।
उन्होंने अधिकारियों को यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने की सलाह दी। बंकरों की पहचान आसान हो गई। इजरायली सेना ने इन्हीं पेड़ों की मदद से 1967 के युद्ध में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। एली ने सीरिया की जॉर्डन नदी का पानी मोड़ने की योजना भी नाकाम की। उन्होंने नक्शे और तकनीकी जानकारी इजरायल भेजी, जिससे इजरायली वायुसेना ने प्रोजेक्ट तबाह कर दिया। एली अकेले दमिश्क में बैठकर इजरायल की सुरक्षा नीति बदल रहे थे। उनकी सूचनाओं ने इजरायल को युद्ध में निर्णायक बढ़त दिलाई। वो सिर्फ जासूस नहीं, एक छाया में छुपा योद्धा थे। 3 साल तक एली कोहेन ने दमिश्क में कामयाबी से जासूसी की, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास घातक साबित हुआ। मोसाद ने उन्हें सतर्क रहने को कहा, लेकिन वो हर दिन एक ही समय पर संदेश भेजते रहे। सीरियाई खुफिया प्रमुख को शक हुआ। सोवियत केजीबी की मदद से रेडियो सिग्नल ट्रेसिंग शुरू हुई। जनवरी 1965 में दमिश्क में रेडियो साइलेंस के दौरान सिर्फ एक जगह से सिग्नल मिला, कामेल का अपार्टमेंट। 24 जनवरी की सुबह एली कोहेन रंगे हाथों पकड़े गए। रेडियो, कोड बुक, सबूत सब सामने थे। गिरफ्तारी के बाद उन पर जुल्म ढाए गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी असली पहचान बताई। मोसाद या अन्य जासूसों का नाम नहीं लिया। महीनों की यातना के बावजूद एली कोहेन अपने देश के राजसीने में दफन लिए रहे। एली कोहेन पर दिखावटी सैन्य अदालत में मुकदमा चला। बचाव का कोई मौका नहीं, फैसला पहले से तय था, मौत। इजरायल और दुनिया भर से रहम की अपीलें हुईं, लेकिन सीरिया टस से मस नहीं हुआ। 18 मई 1965 की सुबह एली कोहेन को दमिश्क के मरजेह चौक पर फांसी दी गई। हजारों की भीड़ ने देखा। फांसी से पहले उन्होंने पत्नी और बच्चों के लिए आखिरी खत लिखा, माफी और हौसला देने के शब्द। उनका शव घंटों तक फांसी पर लटकाया गया। इजरायल में शोक की लहर दौड़ गई। सीरिया ने आज तक उनके अवशेष नहीं लौटाए। उनकी पत्नी नादिया ने पूरी जिंदगी उनके अवशेषों की वापसी के लिए संघर्ष किया। उनकी घड़ी तो इजरायल लौट आई, लेकिन उनकी कब्र आज भी अज्ञात है। वापसी अधूरी है। एली कोहेन इजरायल के लिए सिर्फ जासूस नहीं, राष्ट्रीय नायक बन गए। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। मोसाद के एजेंट उनसे प्रेरणा लेते हैं। देश भर में सड़कों, स्कूलों, पार्कों का नाम उनके नाम पर है। गोलान की पहाड़ियों में एलियाद नाम की बस्ती बसाई गई। उनकी जिंदगी पर किताबें, फिल्में बनी। नेटफ्लिक्स की द स्पाई सबसे मशहूर है। 2025 में मोसाद ने सीरिया से उनके 2500 से ज्यादा निजी सामान वापस लाए। ये अब राष्ट्रीय धरोहर है। उनका पार्थिव शरीर आज भी सीरिया में है, लेकिन उनकी यादें इजरायल के दिल में जिंदा हैं। उनकी कहानी देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल है। एक आदमी ने अकेले इतिहास बदल दिया। जब तक गोलान की पहाड़ियों पर यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, एली कोहेन का नाम अमर रहेगा। दमिश्क का भूत, इजरायल का फरिश्ता।